मैं सर नमस्ते सर। नमस्ते बैठिए। थैंक यू। मिस नागोरा। यस सर। मनीष साहब के सरनेम में जो वर्ड है नागोरा, यस सर। उसका नागौर से कोई कनेक्शन है? सर इसका प्राथमिक रूप से नागौर से कोई कनेक्शन नहीं है, परंतु मेरी जो जाति है खटीक उसका सर एक सरनेम आता है, इसलिए इसे मतलब नागौर में इसकी सर पॉपुलेशन ज्यादा है, ये भी कहा जा सकता है। अच्छा, ठीक। आप मेड़ता से आते हैं? यस सर। मीरा भाई के बारे में क्या जानते हैं? सर मीराबाई का जन्म मेड़ता में हुआ था। इन्होंने पासी सेक्ट के स्थापना करी थी और ये निर्गुण सगुण भक्ति के एक संत माने जाते हैं। और इनके सर रचनाएं जैसे नरसिंह जी को मायरो और मेरे तो इधर गोपाल दूसरा न कोई, जिनके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, ऐसा कहते। वैसे अभी राणा सांगा का मामला बड़ा उठा था। यस सर। तो विवादित बयान आया था राणा सांगा। यस सर। मीरा भाई और राणा सांगा का क्या रिश्ता है? सर राणा सांगा जो है मीराबाई के ससुर जी थे। मीरा भाई के पति का नाम क्या? भोजराज। भोजराज। आप एमबीए सेमेस्टर से पास आउट हो? यस सर। अजमेर में दयानंद सरस्वती के नाम से बहुत सारी चीजें हैं। यस काफी सारी स्कूल है, सर्किल है, यूनिवर्सिटी का नाम है। यस सर। दयानंद सरस्वती का अजमेर से ऐसा क्या कनेक्शन है? सर दयानंद सर सोशल रिफॉर्मर थे 19th सेंचुरी में। तो उन्होंने उनका जन्म तो गुजरात में हुआ था, परंतु उन्होंने जो अपने सोशल रिफॉर्म के सारे काम किए थे वो अजमेर और लाहौर और सेंट्रल इंडिया के संदर्भ में किए थे। तो सर उन्होंने अजमेर में कई स्कूल्स की स्थापना करी और जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किए। जैसे सर उन्होंने शादी की उम्र को लेकर नहीं, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा? मैंने सवाल पूछा उनका अजमेर से क्या कनेक्शन है? मैंने ये नहीं पूछा कि वो कौन सा क्या किया। माफ कीजिएगा सर, स्पेसिफिक नहीं बता पा रहा हूँ। मनीष। यस सर। मनीष, अभी आपने ना पहलगाम अटैक हुआ था, टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू एंड कश्मीर में। तो उसमें एक इंसिडेंट हुआ था कि न्यूयॉर्क टाइम्स जो न्यूज़पेपर है उन्होंने कहा कि भाई ये जो अटैक किया ना मिलिटेंट्स ने किया। एंड देन जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने उस चीज़ पे अपना रोष प्रकट किया कि भाई आपने जो शब्द मिलिटेंट या मिलिटेंसी यूज़ किया ये सही शब्द नहीं है ना। उसके लिए जो अप्रोप्रिएट टर्म है वो है टेररिस्ट। इट वाज अ टेररिस्ट अटैक carried out by the terrorists। इसका मतलब कोई ना कोई फर्क है दोनों में, ना मिलिटेंट और टेररिस्ट में क्या फर्क है दोनों में? सर जैसा कि हमारे विदेश मंत्री कई बार दोहरा चुके हैं कि सर जो वेस्ट और अमेरिकन न्यूज आउटलेट है वो जब भी हमारे ऊपर आतंकवादी हमले होते हैं तो उनको मिलिटेंट या गनमैन कहकर पब्लिश करते हैं। तो सर एक टेररिस्ट होता है वो दूसरे देश से आकर किसी देश को हार्म करना चाहता है, और एक मिलिटेंट होता है वो सर किसी देश का नागरिक होता है और अपनी सरकार की नीतियों के से ऑब्जेक्ट करके उनको हार्म पहुंचाना चाहता है। इसलिए सर भारत सरकार उनको टेररिस्ट कहकर संबोधन करना चाहती है। इसलिए सर न्यूयॉर्क टाइम को ऑब्जेक्ट भी किया गया कि इनको टेररिस्ट कहकर पुकारा जाए। टेररिस्ट कहकर पुकारा जाए। यस सर। अभी आपने जैसे कहा कि मिलिटेंसी हो गया, टेररिज्म हो गया, और एक टर्म और यूज होता है सेपरेटिज्म। यस सर। वो क्या होता है? सर सेपरेटिज्म एक पॉलिटिकल टर्म है जो किसी रिलीजियस आइडियोलॉजी या फार लेफ्ट या एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के तहत देश से अलग होने की बात करते हैं या एक भारत या किसी कंट्री के भूखंड पर अपना राज्य स्थापित करने की बात करते हैं। ठीक है, तो है क्या इंडिया में कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट या अलगाववादी सर मूवमेंट चल रहा है इंडिया में कोई अभी प्रेजेंट में? सर प्रेजेंट में स्पेसिफिक रूप से सर मैं भी याद तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सर 1990s के दशक के दौरान जम्मू कश्मीर में सर चल रहे थे और नॉर्थ ईस्ट में भी सर चल रहे थे। ठीक है। ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आपने नाम सुना है? यस सर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम सुना है। तो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस किस तरह का आप उसको देखते हैं, किस तरह का पार्टी या ग्रुप है वो? सर अभी उनके ऊपर यूपीए के तहत सैंक्शंस लगा दिए गए हैं, परंतु सर पहले वो सेपरेटिस्ट ग्रुप के रूप में काम करते थे। आपने यूएपीए की बात की, क्या फुल फॉर्म है इसका?
सर तो टाइम टाइम नहीं लगा। सॉरी सर, मैं भी नहीं ले पा रहा हूँ। अगर है ना, हम लोग कहते हैं अगर किसी भी यूएपीए के अंदर अगर किसी को टेररिस्ट या डेजिग्नेट कर देते हैं, उस पर यूएपीए लग जाता है, यस तो हम कहते हैं कि ड्रैकोनियन एक्ट है ये, यस सर, बहुत ही कठोर कानून है ये, यस और उसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है इसमें, क्यों कहते हैं कि ड्रैकोनियन एक्ट है? सर। ये ब्रिटिश शासन के दौरान लाया गया था, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहे थे उनको कर्ब करने के लिए। यूएपीए लेके आए थे, तो सर उस टाइम उसका नाम अलग था, ठीक है, लेकिन 1958 में इसको संशोधित करके यूरोपीय नाम दिया गया। ठीक है। और सर जो नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी चल रही थी, वो उसमें सर इसने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें इंसर्जेंसी को कर्ब करने के लिए एक साधन के रूप में काम आया सर। अगर यूएपीए में है ना किसी पे कोई किसी प्रकार का चार्ज लगता है, उसको लिफ्ट बनाते हैं, यस सर, तो उसमें जो प्रूफ ऑफ बर्डन है यस वो किस पर होगा? स्टेट पे होगा, गवर्नमेंट पे होगा, या सामने वाले पे होगा जिस पे वो चार्ज लगा है, सर, जिस पे चार्ज लगा उस पे होगा। और जनरली किस पे होता है? जनरली सर स्टेट पर होता है। स्टेट पर होता है। यस सर, तो व्हाट ऑफ स्टेट, स्टेट तो पावरफुल है, यस सर, ठीक है, इसलिए वो ड्रैकोनियन एक्ट हो गया ना। आप अपने आप को प्रूव करना है स्टेट के अगेंस्ट, तो व्हाट ऑफ है आपके लिए? यस सर। रिसेंटली बहुत बात हो रही है, ईडी की बात हो रही है। क्या होता है ईडी? सर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और हिंदी में क्या कहते हैं इसको? प्रवर्तन निदेशालय। प्रवर्तन निदेशालय। तो ये जो प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही है ना, इसमें कि भाई इसका पॉलिटिकल रीजन से भी यूज हो रहा है, यस सर, इसमें जो प्रोसिक्यूशन रेट है, Yes, sir. फाइनली जो कन्वर्जन है, यस सर, ठीक है, वो प्रूव तो होता नहीं है, और मैक्सिमम केसेस में वो लोग छूट जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम केसेस है वो उन पे हैं जो रूलिंग पार्टी के पार्ट नहीं है, यस सर, ऐसा भी कह रहे हैं लोग। तो अगर हम ईडी की बात करें, है ना, तो ऐसे ही कुछ और बॉडीज भी हैं जिन पे ये चार्जेस लगते हैं, यस है ना, ईडी के अलावा कौन कौन से हैं? सीबीआई सर, सीबीआई है, और सर एनआईए पर भी सर कुछ चार्जेस लगेंगे, लेकिन सर वो टेररिज्म के काम करती है, तो सर उस पर इतना पॉलिटिकल इम्पैक्ट आता नहीं है। लेकिन सर सीबीआई और ईडी को मैं कहना चाहूँगा। सीबीआई ईडी है, ऐसा, ठीक सर। मैं अभी जब अलगाववाद के सवाल पूछा यस सर, तो अधूरा सा जवाब था लेफ्ट। क्या दुनिया में जितने भी अलगाववादी आंदोलन हुए हैं, क्या इस लेफ्ट आइडियोलॉजी की बेस पे? सर ये कहना संभव नहीं है, परंतु सर अपने हर एक कंट्रीज की अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। तो सर लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग उनकी परिस्थितियों के हिसाब से होता है। तो सर ये कहना संभव नहीं है कि हर जगह लेफ्ट आइडियोलॉजी। आपने रूस का पुराना नाम ध्यान है? यस सर, सोवियत सर। उसका भी डिसइंटीग्रेशन हुआ है, यस सर। वो किस आधार पर हुआ? कौन सी आइडियोलॉजी के आधार पर? सर लेफ्ट आइडियोलॉजी, सॉरी सर। खालिस्तान की डिमांड किस आधार पर की जाती है? सेपरेटिज्म। आधार क्या है? क्यों खालिस्तान, किस आधार पे वो कहते हैं कि हमें अलग स्टेट दो? वो सर लेफ्ट के आधार पे कहते हैं, लेफ्ट आइडियोलॉजी के आधार पे कहते हैं, या रिलीजन की बेस पे कहते हैं? रिलीजन की बेस पर। सो देन, यस सो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। कश्मीर में भी जो अलगाववाद चल रहा है, यस कल्चर, रिलीजन एंड लैंग्वेज, यस ये लेफ्ट तो बहुत छोटी और एक आइसोलेटेड वो है फैक्टर। तो मेन रीजन हैं, आप रशियन का अपनी डिसइंटीग्रेशन देखेंगे, लैंग्वेज पे है, कल्चर पे है, रिलीजन पे है, इन पे बेस्ड है ये डिफरेंसेस सारे। यस हिंदुस्तान पाकिस्तान का या अलगाववाद चला रिलीजन का। हैव वंस और हैव नॉट्स वाला तो आप ठीक है, नक्सल्स को आप कहेंगे, यस लेकिन वो एक लिमिटेड एरिया है। दूसरा, आपने ये एमए किया है इसमें डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। अभी जैसे ये टेररिज्म की जो स्टेज बन रही है जम्मू एंड कश्मीर में, यस तो ये डिफेंस और स्ट्रेटेजी में आप कैसे एनालाइज करते हैं इसको? क्या सॉल्यूशन है इसका? सर पर्टिकुलर टेररिस्ट अटैक के लिए या पाकिस्तान के लिए सर? पर्टिकुलर अटैक तो कुछ होता ही नहीं है, तो यूनिवर्सल चीज है। टेररिज्म जो है वो प्रिवेल कब से कर रहा है, कितने सालों से। यस
तो आज का तो है नहीं। तो टेररिज्म एज ए कंसेप्ट या टेररिज्म जो वहाँ एक सिचुएशन प्रोवेल कर रही है, उसमें आपकी डिफेंस और स्ट्रेटजीज में आपने क्या क्या सीखा, क्या जाना, कैसे हम इसको डील करेंगे? सर जैसा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद में जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हुई है, जिसमें सर पहलगाम पुलवामा है वो सर सबसे बड़ा टेररिस्ट रिक्रूटमेंट कैंप माना जाता था, लेकिन सर इस ईयर की अगर डाटा देखा जाए तो वहाँ 0 रिक्रूटमेंट हुई है। तो सर डेवलपमेंट एजुकेशनल एक्टिविटीज और वोकेशनल एक्टिविटीज हैं जो उनका सर बेस बनाया जा सकता है टेररिज्म को कब करने के लिए। और सर रिलीजियस आइडियोलॉजीज हैं और रिलीजियस जो लीडर्स हैं उनको सर मेन स्ट्रीम में लाकर इसको कब किया जा सकता है सर? कश्मीर के बारे में हम बात करते हैं, रूट ऑफ टेररिज्म की अगर हम बात करें, क्या हमें पता, आपको पता है कि वहाँ की सोशल कल्चरल हिस्ट्री क्या रही है? कौन लोग हैं वहाँ के रहने वाले, क्या उनकी कल्चर है, क्या सिविलाइजेशन है, और क्यों उनमें ये बेचैनी है? सर 1990s के दौरान सर पाकिस्तान द्वारा जो आतंकवादी ग्रुप हैं उनको सर इन्फिल्ट्रेट करवाया गया था कश्मीर में, और सर वहाँ के लोगों को रिलीजियस बेस बनाकर हमारा गिलगित का एक छोटा सा गांव कोई पार्टीशन के समय में इंडिपेंडेंट होकर के पाकिस्तान में चला गया था, जो वापस हमने रिकैप्चर किया। किस बेस पे गया था? उसको तब जो वहाँ की स्टेट या जो मोनार्की थी या जो राजा हरि सिंह थे, क्या शिकायत थी वहाँ के अवाम को, क्या शिकायत रही है वहाँ की स्टेट से? क्या हमने कभी उसको डीपली, आप आर्म फोर्सेज में जाएंगे, यू हैव टू डीप स्टडी अबाउट दैट एरिया कि अनरेस्ट क्यों है। कभी कोई आपने पढ़ा, जाना कि क्या कश्मीरी इसका सोशल बैकग्राउंड है, उनमें ये बेचैनी क्यों है? सर वहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटेड पॉपुलेशन है, तो सर वो ऐसा चाहते होंगे कि हमारा एक ये जवाब कभी इंटरव्यू में देना चाहते होंगे। सॉरी सर, अफर्मेटिव जवाब होने चाहिए आपको विद एविडेंसेस। स्पेक्युलेशन नहीं चलता है इंटरव्यू। आप पढ़िए, जानिए, आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, वहाँ जाके आपको डील करना पड़ेगा। वहाँ का जो बेसिक जो गुर्जर समुदाय है, और स्टेट जब हरि सिंह जी की रही, वहाँ कैसे फ्यूडलिज्म में कैसे उन सबको ज़मीनों से वंचित कर दिया गया, और वहाँ की सारी ज़मीनें और जायदाद जो हैं किन लोगों के हाथ में रही, प्रॉस्पेरिटी किन के हाथ में रही। आम आदमी वहाँ डिप्राइव्ड रहा है इस सब प्रॉस्पेरिटी से। इनको जानिए, तभी आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो ये सुपरफिशियल स्टडीज है, मुसलमान होना, पाकिस्तान का सपोर्ट होना, लेकिन आम आदमी जब उसमें इन्वॉल्व होता है तो उसके रीजंस क्या होते हैं, वो ही एनालिसिस आपको। मैं तो सोच रहा था आपको डिफेंस स्टडीज में ये चीज़ें बताई गई होंगी कि जो रूट कॉज ऑफ ये जो टेररिज्म है क्या। एक दूसरी जो आपके सवाल में था कि मिलिटेंसी में और टेररिज्म में क्या होता है, मिलिटेंट और टेररिस्ट जो कहा अभी डिफरेंस आया, डिफरेंस क्या है मिलिटेंसी में और टेररिज्म में? सर टेररिज्म एक देश के द्वारा किसी दूसरे देश में फैलाया जाता है, और बाहर के लोग होते हैं सर टेररिज्म करने वाले। और मिलिटेंस में सर क्या उसका आप उदाहरण दे सकते हैं? सर जैसे लश्कर तैयबा, जब ये खालिस्तानी टेररिज्म था, यस सर, तो ये सारे सिख क्या बाहर से आए थे? वो सर तो ये कौन सी डेफिनेशन हुई टेररिज्म की कि विदेशी जो आते हैं वही टेररिज्म होता है? और मिलिटेंसी क्या है? मिलिटेंट और टेररिस्ट में क्या फर्क है? सर मैं यही डेफिनेशन अभी याद कर रहा हूँ। ये इसको आपको समझना पड़ेगा। यस इंटरनेशनल लेवल पे जब इतने बड़े ऑब्जेक्शंस दो वर्ड्स के उस पर आ रहा है तो उसका अभिप्राय तो समझना पड़ेगा ना। यस
सर आप मुझे ये बताइए, इंडिया की जो स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल लोकेशंस अकॉर्डिंग टू यू, जिनके ऊपर डिफेंस के पर्सपेक्टिव से हमें काम करने की जरूरत है, आपको लगता है कि सरकार ने उनको नजरअंदाज कर रखा है, ताकि उनको ज़्यादा चौकसी होनी चाहिए, ज़्यादा काम होना चाहिए? बताइए सर। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, इंडो म्यांमार बॉर्डर सर, और सर नॉर्थ ईस्टर्न जो क्या स्टेट समस्या है इन दोनों में? सर इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन सर उसको सही करने के लिए सर हमने CIBMS पर काम किया है, जैसे सर लेजर टेक्निक और कैमराज सारे फेंसिंग करवाई गई है, परंतु सर इसमें अभी भी कहीं कहीं लूप होल है सर, जिसमें इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है सर। और सर इंडो म्यांमार बॉर्डर में इन्फिल्ट्रेशन और ड्रग्स तस्करी की सर और हथियार तस्करी का भी चल रहा है सर, तो उसकी प्रॉब्लम। और सर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से अरुणाचल प्रदेश पर जो सर मिलिट्री एक्टिविटीज हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम है सर, और सर इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर भी सर फेंसिंग प्रॉब्लम। अभी जो सिंधु नदी की ट्रीटी की जो बात चल रही है, यस सर, क्या समस्या आ रही है कि भारत ने जो स्टैंड लिया है यस सर। और कि प्रॉपर्ली वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा है? सर इसमें जो सर पीछे हटने का क्लोज नहीं है इंडस वाटर ट्रीटी में, दोनों को कंसेशन से ही सॉल्यूशन निकाला जा ट्रीटी के प्रोविजंस को आप छोड़िए, सकता है। यस सर, भारत के एग्जीक्यूशन, ये पानी रोक दिया, ये एग्जीक्यूट करना है, यस सर। कहाँ प्रॉब्लम है? सर जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि सर अब की बार जो भी थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा वो पानी को लेकर होगा, तो सर पाकिस्तान की तरफ से अगर सर कुछ रिटेलिएशन आता है, आप फिर मेरा आप सवाल नहीं समझ पा रहे हैं। सॉरी सर। जब भारत सरकार ने कहा कि हम पानी रोक देंगे, यस सर, अब पानी रोकने जाना है फील्ड में, यस सर, उसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हमने कह दिया रोक देंगे, यस सर। कैसे रोकेंगे? सर अभी क्या प्रॉब्लम है पानी रोकने में? अब हमारे पास सर ये। इतने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डैम की प्रॉब्लम है सर। ठीक है, एक कहावत है कि a patriot is always ready to defend his country against his government। यस सर, सुना आपने सॉरी सर। कि एक जो देशभक्त होता है वो हमेशा तैयार होता है अपने देश की रक्षा उस सरकार से करने के लिए। यस सर। कितना एग्री करते हैं आप इससे? सर ये ब्रिटिश इंडिया के समय हो सकता है सर, लेकिन अभी के नहीं, ब्रिटिश इंडिया के समय ब्रिटिशर्स की बात कह ही नहीं सकते। नहीं सर, लोकल जो नेशनल मूवमेंट के लोग थे ठीक है, वो स्टेट के अगेंस्ट जा सकते थे। बाय द वे यूरोपियन को यस सर, इसका मतलब समझ रहे हो आप? मैं पूछना चाह रहा हूँ आपको, फौज के एक सैनिक के संदर्भ में यस सर, कि एक फौज एक इंस्टीट्यूशन है, यस सर, ठीक है ना, वो अधीन काम करता है, किसी देश की सेना होती है, सेना का देश नहीं होता। यस सर, समझ रहे हो इस बात को? यस सर, अब आप कह रहे हो कि एक जो देशभक्त आदमी होता है वो सरकार के विरुद्ध जा सकता है देश को बचाने के लिए। यस सर। इससे आप कितना एग्री करते हैं? सर मैं इससे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि सर सरकार के अगेंस्ट पेट्रियट जा ही नहीं सकता सर। तो क्या वो सरकार के प्रति वफादार होता है, देश के प्रति नहीं? सर सरकार भी तो देश के प्रति वफादार होती है। नहीं, आप क्या दोनों स्टेट को और गवर्नमेंट को एक मानते हैं? नो सर, गवर्नमेंट Government- इसको समझा करके पहले आप स्टेट और गवर्नमेंट दो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। यस सर, अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सरकार एंटी स्टेट हो जाती है, यस सर, ठीक है, यस सर, इस सूरत में एक सिपाही का क्या कर्तव्य है? सर उसको और वाइड में मैं समझा दूं, आप नेशन एंड गवर्नमेंट पे चले। यस अगर आपका कहना है कि सरकार एंटी नेशनल हो जाती है, यस सर, हमारे नेशन के खिलाफ अगर काम करती है नेशनलिटी, तो आप सर उस स्थिति में मिलिट्री को हो जाएगा और सेना देश को संभालेगी सर। एक और कोटेशन है कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। यस इससे आप कितना एग्री करते हैं? सर ये कंसेप्ट टोटल वॉर के कंसेप्ट में काम आता है, जिसमें सर हर तरीके से एनिमी को डिस्ट्रॉय करने की बात आती है, जिसमें सर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर की सिचुएशन आती है सर। लेकिन परंतु सर अभी वर्तमान समय में एवरीथिंग इज फेयर नहीं है सर वॉर में, क्योंकि कौन सर सी हमें चीजें जो वॉर में फेयर नहीं है? सर हम किसी भी एनिमी का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते।
और लेकिन सर अभी भी ये कंसेप्ट अपनाया जाता है, जैसे साइबर वॉरफेयर हो गया, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो गया, ये सारी चीजें अपनाई जाती हैं। बायोकेमिकल वॉरफेयर? नो सर। इसका और मिलिटेंसी और टेररिज्म का जवाब कॉमन है। हमको सिविलियंस को अगर तकलीफ नहीं देनी है यस सर, और हम वायलेंस करते हैं यस सर, सिविलियंस को बिना तकलीफ दिए, देन इट इज मिलिटेंसी। वो मिलिटेंसी आइडियोलॉजी बेस्ड होती है, यस एथिक्स होते हैं उसमें, और उसमें सिविल सोसाइटी को हार्म नहीं किया जाता है। टेररिज्म में ये सब चीज नहीं है। आप इनोसेंट सिविलियंस को मार रहे हैं, देन इट इज टेररिज्म। मिलिटेंट्स नहीं मारेंगे। मिलिटेंट्स वॉर करेंगे आपके आर्म फोर्सेस से, वो अटैक करेंगे आपके आर्म फोर्सेस को, वो सिविलियंस को नहीं करेंगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मिलिटेंसी एंड टेररिज्म। यस। अब एक आखिरी सवाल आपसे, युद्ध शांति के लिए लड़े जाते हैं, यस इस आयरनी को आप जस्टिफाई कीजिए। सर, मैं इसमें डिटरेंस की बात करना चाहूँगा कि सर जितना हमारे पास हथियार और डिटरेंस होगी तो सामने वाला जो हमारा अपोनेंट है वो हमसे उतना ही भय रखेगा। तो सर ये कहना चाहूँगा। ठीक है, आपके जवाब में थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है, लेकिन ऑलमोस्ट मुझे ठीक लगा। आपके जुराब का कलर ये सर चेंज करना है। ठीक है, बाकी अपीयरेंस में बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सर ने क्वेश्चंस पूछे, यस उनमें डिफरेंशिएट करना होता है तो बहुत थिन लाइन होती है, लेकिन होती है, यस एक चीज नहीं होती है। यस और अगेन वही बात, अगर कोई चीज क्लियर नहीं है तो कोई बात नहीं, यस ठीक है, उसमें बेस वर्क नहीं करना। यस ये चीजें है, नहीं है, नहीं है, ओके सर। बाकी ठीक है। ठीक है ना। आपसे जो आपने देखा होगा, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो एक्सपेक्टेड लाइंस में ही हैं ना। आपने जो डेफ भरा है अपना, तो उसी में से क्वेश्चंस बनते हैं। आपने ओलंपियाड भी जीता है, वो मैंने पूछा नहीं, उस पर आप देख लेना ओलंपियाड के क्वेश्चंस थोड़े से। और डिफेंस जो आपने इसमें मेंशन किया ना, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वो देख लेना आप, क्या उसका क्या महत्व है, क्या। तो ये थोड़ा सा करंट में जो मुद्दे चल रहे हैं, जैसे अगर आप न्यूज़पेपर उठाएंगे, कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर, तो उसमें अभी कास्ट सेंसस रिसेंट में है, यस क्योंकि कास्ट सेंसस हो गया, पहलगाम वाला अटैक हो गया, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए हैं, जैसे गवर्नर गवर्नर वाला जो क्वेश्चन है, उसमें ये एक अपने को पता रहे चीज़ें क्या हो रही है, एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन हो हमारा, बायस्ड ओपिनियन नहीं हो या इल इन्फॉर्म्ड ओपिनियन नहीं हो। तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, क्वालिटी न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस है या जो भी हिंदी का पढ़ते हैं आप, तो उसमें जो संपादकीय लेख आते हैं, एडिटोरियल्स आते हैं, जो आप पढ़ें, फिर अपना व्यू बनाएं, सबका सुन के समझ के फैक्ट्स के ऊपर। और जो सर ने कहा गैस वर्क नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो रहा होगा वहाँ पे ना हिंदू मुस्लिम, वो तो एक सुपरफिशियल जवाब हो गया, वो एक सिंपलिस्टिक रिडक्शनिस्ट लो है। फैक्चुअल होनी चाहिए, फैक्चुअल थोड़ा सा एनालिसिस, रूट कॉज एनालिसिस जिसको हम लोग कहते हैं, वो चीज़ें आप थोड़ा सा वर्क करो, थोड़ा सब्सटेंस बिल्ड करना पड़ेगा। बाकी आपका पर्सनैलिटी इज गुड, उसमें कोई इशू नहीं है। मनीष, बेसिकली तुम्हारा फिजिकल और मेंटल ओरिएंटेशन जो है इज प्रॉक्सी टू आर्म फोर्सेस। मतलब मेंटली और फिजिकली लगता है आप काफ़ी नज़दीक हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, मैं इस जॉब में जाने के लिए। जो आपका प्रेजेंटेशन है या जो आपका अप्रोच है, वो लगता है वो आपको हेल्प करेगी इंटरव्यू में। बट ये जो आपका जो अपना सब्जेक्ट है, क्योंकि ये आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, यस तो इसमें जो प्रेजेंट सिचुएशंस में अब जैसे आप जवाब नहीं दे पाए कि आपने क्या स्ट्रैटेजीज में पढ़ा, डिफेंस में स्ट्रैटेजीज में, कि हाउ टू डील विद टेररिज्म इन पीस टाइम। वॉर टाइम में अलग चीज़ है, अगर पीस टाइम जब वॉर नहीं है तब हम इस टेररिज्म को किस स्ट्रैटेजी से कैसे डील करें, तो इस पे आपको थोड़ा सा और इन डेप्थ जाना पड़ेगा।
क्योंकि आपका सब्जेक्ट है Yes. और फोर्सेस से रिलेटेड है और उसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाह रहे हैं, तो ये इंटर रिलेटेड चीजें हैं, इस पे आपको और फोकस करना है। बाकी ठीक है। सर एक क्वेश्चन, जैसे सर आपने कहा था कि फंडामेंटल रूट कोज, अब ये सर जो पीस टाइम में होता है तो सर डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट इनकी से बात करी जाती है, लेकिन सर रूट कोज मैंने देखिए, आप उसके लिए हम लोग क्या सुपरफिशियल स्टडीज करते हैं। यस सर, आप जब कबायली हमला हुआ हिंदुस्तान पे, यस सर, आधा कश्मीर वो जीत चुके थे, हमारी फोर्सेस ऑर्गेनाइज नहीं थी, ना हमारे पास रिसोर्सेज थे, और आज वाला तो नहीं कि प्लेन से जाए और लैंड कर गए। हमारी फोर्सेज यहाँ से वहाँ पहुँचने में तब तक वही लोकल्स कश्मीर के वो इंडियन आर्मी के साथ खड़े थे पाकिस्तान के बीच। यस हमारा आधा कश्मीर इसलिए नहीं बच गया कि हमारी आर्मी पहुँच गई, इसलिए बच गया कि लोकल जो कश्मीरी थे वो हमारी आर्मी के साथ कश्मीरी कबायलियों के खिलाफ खड़े हो गए, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन के खिलाफ खड़े हो गए, इसलिए हमारा आधा कश्मीर बचा। तो उसको पढ़िए, जानिए कि वही लोग उनसे लड़ने को तैयार थे अपनी जमीन बचाने के लिए, और जो एग्रीमेंट हुए हैं कश्मीरीज के साथ में, उस समय उस कश्मीर को बचाने के लिए उन लोगों ने, राजा हरी सिंह ने, और ये ट्राइपैट्री जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, या शेख अब्दुल्ला क्या चाहते थे या हरी सिंह क्या चाहते थे, हम लोग क्या चाहते थे, और हम उस समय डिक्टेटिंग पोजीशन में नहीं थे, बगैर लोकल सपोर्ट के हम उन कबायलियों को नहीं रोक सकते थे। तो लोकल कश्मीरी, शेख अब्दुल्ला, इन लोगों ने रोका, लड़े हैं आपके साथ मिलकर के पाकिस्तानियों को रोकने के लिए। आज ये उन्हीं को सपोर्ट, उन्हीं को पनाह क्यों दे रहे हैं? ये चीज़ें समझनी पड़ेगी जब आप जाते हैं मौके पे। वहाँ आप कैसे, सेंसिटिविटी भी एक चीज़ होती है, कैसे आप डील करते हैं। जिसे वो कहते हैं ना कि वो हम आजकल व्हाट्सएप पर डाल देते हैं हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है, इस सोच से निकलना पड़ता है। क्योंकि अब इस पहलगाम में हमारा मीडिया कहीं हाईलाइट नहीं कर रहा है कि एक मुसलमान की भी जान गई, और क्यों गई, जब वो गनमैन को पकड़ रहा है। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, और ये जो अभी दिनों चल रहा है कि अभी आज ही मैं न्यूज़पेपर में देख रहा था कि सब मिले हुए थे वहाँ, ठेले वाले भी मिले हुए थे, चाय वाले भी मिले थे। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स उसको समझने के लिए हमें इन डेप्थ स्टडी में जाना पड़ेगा, कश्मीर को एज ए स्टेट पढ़ना पड़ेगा। अगर वो मुस्लिम पॉपुलेशन थी और राजा हिंदू था, वो इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी थी या लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी, इन सब चीज़ों को आपको समझना, then you will be able to understand the problem। जैसे आज नक्सल से हम गाली कितना दे दो, नक्सल्स की प्रॉब्लम क्या थी? जल जंगल जमीन सर, उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज थे वो आप छीन रहे थे, आपके माइनर्स, आपके कैपिटलिस्ट थे। तो उनकी अपनी एक बात होती है कहने, किसी भी चीज़ का एक पक्ष नहीं होता। उनका तरीका गलत था, वायलेंस का तरीका उनका गलत था, पर उनका प्रोटेस्ट ग्राउंड ठीक थे। वो चीज़ें समझनी पड़ती हैं हमें किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए, तभी हम परमानेंट सॉल्यूशन दे पाते हैं। ये वॉर या सर्जिकल स्ट्राइक, इनसे कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। All the best. थैंक यू सर, थैंक यू सर।